अब जैसे आपको एक एग्जांपल कर रहा हूँ, मान लो आपको एक सवाल दिया किस, मान लो कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इधर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे लग रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लिक्विड की फ्री सरफेस नेट एक्सेलरेशन के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है ना, तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल पे चली गई, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो। अब आपको या तो ये h पता हो, मान लो डिस्टेंस l दे रखी है, तो क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर h बाई l बराबर a बाई g, क्योंकि tan थीटा बराबर a बाई g, और इस ट्रायंगल से h बाई l तो कितना आ जाएगा 2 बाई 10 बराबर 1 बाई 5, तो h और l में क्या रिलेशन आएगा, तो l बराबर 5h। अब मान लो कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे भी पी नॉट एटमॉस्फेयर और यहाँ पे भी कितना पी नॉट, तो अगर मुझे इस जगह का प्रेशर निकालना है तो मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ इस जगह का प्रेशर। कैसे कैसे देखिए, तरीका नंबर 1, P बराबर पी नॉट प्लस, इसके अलाउंग अगर लिखो तो क्या लिखो, पी नॉट प्लस रो, इसके अलाउंग जो एक्सेलरेशन है कितना है 2, स्यूडो किधर पीछे लगेगा 2 इनटू 5h। आंसर कितना है, P बराबर पी नॉट प्लस रो 10h। दूसरा तरीका वर्टिकल डायरेक्शन से लिखना चाहो तो कितना, P बराबर पी नॉट प्लस रो, G की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में G 10 और H कितना, H बराबर L बाई 5 और रो इंटू 10 इंटू H, तो H ये तो H ही है ना, ये तब भी आंसर कितना है रो 10h। और तीसरा तरीका नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो तो अपनी जनरल, तो आपको ये फिर इसके लिए ये h डैश, ये जो डिस्टेंस है जो इसके परपेंडिकुलर है, h डैश पता होना चाहिए, तो इस जगह का क्या लिखोगे फिर p बराबर p नॉट प्लस रो, यहाँ पे फिर नेट एक्सेलरेशन आएगा कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इनटू h डैश। इन तीनों के आंसर क्या रहेंगे, ऐसे नोट करो इसे। नेक्स्ट जो डिस्कशन आता है वो आता है प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम 2 तरीके के सेटअप का यूज करते हैं, एक होता है बैरोमीटर और दूसरा होता है मैनोमीटर। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर टू मेजर the atmospheric pressure, atmospheric pressure, और मैनोमीटर टू मेजर the pressure of a gas, और गैस प्रेशर भी इसे बोला जाता है गैस प्रेशर मेजरमेंट। तो हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट के लिए 2 सेटअप यूज किए जाते हैं, बैरोमीटर और एक मैनोमीटर। बैरोमीटर का यूज जनरली किया जाता है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैनोमीटर इज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, और गैस प्रेशर मेजरमेंट के लिए। और गैस प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है। अब देखो बैरोमीटर एक छोटा सा सेटअप होता है, इसमें क्या करते हैं कि एक कंटेनर लिया जाता है और उस कंटेनर में मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है, मरकरी। क्लियर, क्या भरा हुआ है, मरकरी। इसमें मरकरी भरा हुआ है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी डेंसिटी को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको याद रह जाए, बढ़िया बात। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मरकरी की जो दूसरी डेंसिटी एसआई में तो लिखते हैं 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। इसमें मरकरी भरा हुआ है किसी कंटेनर में, और सपोज ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। तो इस ग्लास ट्यूब में क्या किया जाएगा, इस ग्लास ट्यूब को लेके इस मरकरी में डिप किया, ध्यान से सुनना, और डिप करने के बाद इसमें तब तक डिप किया जब तक कि पूरा पूरा मरकरी इसमें नहीं भर गया। क्लियर? उसके भरने से पूरी एयर तो बाहर निकल गई जो इसमें एयर थी। अब भरने के बाद देखो क्या किया, इसको लाया, इसके अंदर डुबोया, किसके अंदर, मरकरी के अंदर, और इसका पूरा जो ये गैप है, एयर गैप, इसको फिल कर लिया किसने, मरकरी ने। और पूरा जब फिल हो गया तो आगे इसके मुंह पर अंगूठा लगाया और इसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद वापस इसे डुबोया, और डुबो के जब इस तरीके से छोड़ा तो पूरा फिल था। जैसे अंगूठा हटाया तो देखा गया कि वो थोड़ा सा मरकरी बाहर निकल गया, वापस इसमें चल गया, और एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर ये इस तरीके से यहां पे रुक गया। अब हमें पता है कि इस जगह और इस जगह का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। मान लो कि इस ट्यूब में ये मरकरी H लेवल तक उठा, और यहां पर प्रेशर की वैल्यू P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर भी वही होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू लिखूं, किसके बराबर आनी चाहिए, क्योंकि तीनों का लेवल क्या है, सेम। अभी बात की है अपन ने, तो तीनों का लेवल क्या है, सेम, तो इस जगह का प्रेशर भी P0 के बराबर होना चाहिए। तो P0 बराबर क्या आना चाहिए, अच्छा यहां तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्यों, क्योंकि एयर तो पहले हम इसको पूरा भर के निकाल ही चुके थे, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे क्या बचा, वैक्यूम, और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, 0। तो इस जगह पे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस जगह की इक्वेशन P0, P बराबर प्रेशर एट दिस पॉइंट, और वो किसके बराबर है, P0। तो P0 बराबर, यहाँ पे तो कुछ प्रेशर है ही नहीं, तो 0 प्लस रो GH, where रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। रो मतलब, पहले रो लिख लेते हैं, रो GH। तो P0 बराबर रो 13,600, G मतलब 10 इंटू, ये मैंने 13.6 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि G आप किस में लिख रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये भी SI में आना चाहिए। और H, तो H हमें निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, P0 की वैल्यू हमें पता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इस H को कैलकुलेट करोगे तो H लगभग निकल के आता है 76 सेंटीमीटर। कितना, सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि जब इस कॉलम, इस ट्यूब में मरकरी 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है, तो जो बॉटम पर प्रेशर आता है इस ट्यूब में, जब मरकरी 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है, तो जो बॉटम पे प्रेशर आता है वो ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, सी लेवल पर, या नियर दी अर्थ सरफेस भी बोल सकते हो, सी लेवल और नियर अर्थ सरफेस भी बोल, सी लेवल के आसपास 76 सेंटीमीटर लेंथ जब होगी किसकी, मरकरी कॉलम की, तो बॉटम पर प्रेशर किसके बराबर आएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसलिए आपने कई बार सवालों में भी देखा होगा कि गैस का प्रेशर जनरली दिया रहता है, कि किसी क्वेश्चन में दिया हो कि प्रेशर ऑफ गैस बराबर 76 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 76 mm लेंथ जब मरकरी की होती है, तो बॉटम पे वो जितना प्रेशर देगी वही उस गैस का प्रेशर है, फिर वो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो बात समझ आए आपके कि ये 76 mm ऑफ Hg, इन सब का मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये बैरोमीटर सेटअप है। क्या किया हमने, मरकरी एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब को पूरा डिप किया, जब तक इसमें पूरा नहीं भर गया, रात का अंगूठा लगा के जैसे हम इसे ऊपर आए तो कुछ मरकरी वापस निकल गया, और जहां पे ठहरा वो हाइट मेजर कर ली, यहाँ पे कुछ स्केल लगा रखे हैं, उस स्केल से
ये एच भी मेजर हो गई, तो यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहाँ का प्रेशर तो पी नॉट के बराबर है, पी नॉट बराबर रो जी एच। यहाँ पे कोई प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देख लो, क्योंकि एयर तो हमने भर के निकाल ही ली थी। बताओ इसे। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर 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 की अगर अपन बात करें तो मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर सेटअप कुछ ऐसा होता है, मान लो किसी कंटेनर में या किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। इस गैस को हम एक यू ट्यूब सेटअप से जोड़ते हैं, जोड़ दिया, ठीक है सर। यहां पर ठीक है, यहां पर मरकरी भरा हुआ है, इसमें इधर क्या भरी हुई है? गैस। अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे बिल्कुल पैक्ड है, इस यूट्यूब को केवल जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है इधर, ठीक। इधर का लेवल अगर यहाँ से H लेवल पे, तो भी यहाँ से भी किस लेवल पे है? H, और ऊपर से ओपन है। अब जैसे आप यहाँ से इसको हटाओगे तो इधर से गैस आएगी, गैस आने के बाद इस जगह पे, अच्छा यहाँ तक क्या आएगा? पी गैस। गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस इस जगह पे, इस जगह पे प्रेशर ऑफ गैस आते ही ये अभी तक पहले H था, इधर भी H था, तो क्या लेवल अभी भी H रहेगा या कुछ चढ़ जाएगा? बिल्कुल, ये लेवल और ये लेवल अब दोनों सेम नहीं रहेंगे, अभी मैं इक्विलिब्रियम होल्ड होने के लिए ये लेवल कुछ अदर जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और सपोज ये जो शिफ्टिंग हुई, ये शिफ्टिंग कुछ ऐसे हो गई, इधर से कोई गैस है, ये होगा, तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है? पी गैस। तो अब ये लेवल कम हो गया और ये लेवल कुछ बढ़ गया, यहाँ पे कुछ स्केल वगैरह लगाया जाता है, और इस स्केल से इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये यहाँ का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम, इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस लेंथ h को मेजर कर लिया जाता है किससे? स्केल से। और चूंकि यहाँ का प्रेशर किसके बराबर है? पी गैस, तो पी गैस बराबर क्या लिखोगे? इधर से पी नॉट आया था, पी एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ से जब पी गैस लिखोगे वो पी गैस इक्वल टू पी नॉट प्लस, यहाँ तक तो पी नॉट आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एच। और इससे हम इस मैनोमीटर से हम गैस का प्रेशर मेजर कर लेते हैं। एक और बात, यहाँ पे गैसेस की हम आइडियल सिचुएशंस मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गैस में हाइट के साथ प्रेशर वेरी करेगा, मतलब अगर इसमें गैस भरी हुई है तो हर एक पॉइंट का जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? सेम। इसमें लिक्विड्स की तरह हाइट का वेरिएशन नहीं आता है, हम हर जगह का प्रेशर क्या मानते हैं? सेम। कभी कभार आपने थर्मोडायनेमिक्स में सवालों में भी देखा होगा, एक कंटेनर में गैस भरी हुई है तो उसका प्रेशर कुछ दिया हुआ है, तो हर एक पॉइंट पे क्या रहता है? सेम, क्योंकि हम जो सिचुएशंस लेते हैं वो क्या लेते हैं? आइडियल। उदाहरण से ठीक है सर, आगे की हम बात करें। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। हम बोलते हैं कि सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, वो एक लिक्विड में या अलग अलग लिक्विड में?
अब तक जो हम बात कर रहे थे सेम लिक्विड की कर रहे थे, जैसे मान लो कोई ट्यूब है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको और बोला गया कि साहब ये है लिक्विड 1 और ये है लिक्विड 2, ठीक, ये है लिक्विड 1 और ये है लिक्विड 2। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ का और यहाँ का लेवल तो सेम है, ठीक है, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर ये दोनों सेम लेवल के पॉइंट है, तो कि यहाँ का प्रेशर सेम होगा। भाई साहब यहाँ का प्रेशर सेम नहीं होगा, द रीजन भी ये दोनों सेम लिक्विड में, अलग अलग लिक्विड में, अलग अलग लिक्विड में, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि हाँ ये जरूर है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, तो आपको पता है दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट लिक्विड, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो गया, अलग अलग होगा, सेम, बिकॉज ये और ये लेवल दोनों सेम लिक्विड में है, अलग अलग लिक्विड में, सेम लिक्विड में, तो सेम लिक्विड वाले पॉइंट्स का प्रेशर सेम लिक्विड में, सेम लेवल वाले पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा। जब हम बात कर रहे हैं सेम लिक्विड की, अलग अलग लिक्विड्स की बात करो तो प्रेशर सेम नहीं होगा, क्लियर। चलो एक न्यूमेरिकल दो, सोचना, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें पानी भरा हुआ है, इसका लेवल H, ये भी वाटर, वाटर और ये भी वाटर, ठीक है, यहाँ का भी लेवल H। सवाल है सिंपल, बॉटम पर प्रेशर दोनों के P1 और P2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, पुरानी नॉलेज से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, थिंक, आंसर इज P1 इक्वल टू P2, व्हाई, क्योंकि P की इक्वेशन होती है P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट तो ऊपर से दोनों के लिए सेम, रो सेम, G सेम, और दोनों के लेवल भी क्या है, सेम। अगर दोनों में अलग अलग लिक्विड होता तो नहीं, फिर प्रेशर सेम नहीं होता, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाती है, अलग अलग। कभी कभार घुमा घुमा के सवाल दिए जाते हैं, तो आप नॉर्मली उनको करने की कोशिश करना, आपसे सवाल हो जाएंगे। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑल अबाउट द प्रेशर। दूसरी चीज कर लिया नोट, चलो अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, हम किसकी बात करें, फ्लूइड्स की, तो हम आइडियल फ्लूइड्स की बात करते हैं, आइडियल फ्लूइड्स। अब तक जो अपन कंसीडर कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड्स, तो हमने फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड जो फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल। आइडियल फ्लूइड, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड्स की। और मैं आपको शुरुआती दौर में बताना, थोड़ा सा स्किप हो गया, तो आप उससे ध्यान रखना। अब तक जो हमने बात की, हम आइडियल फ्लूइड्स की बात करें, फ्लूइड फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, और सेकंड पॉइंट इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल। इसका मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट,
डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। और हमने शुरू में बात की थी कि गैसेस की डेंसिटी क्या होती जाती है, चेंज, उनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाती। इसलिए फ्लूइड्स में चूंकि लिक्विड और गैसेस दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हम केवल किसकी बात करते हैं, लिक्विड्स की। क्लियर, क्योंकि उनका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह पाता, इसलिए उनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाती। तो हम अब तक जो भी बात कर रहे हैं, तो जब तक हमसे ना बोला जाए फ्लूइड फ्रिक्शन, इसे नेग्लिजिबल, इसका मतलब जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, विस्कस फोर्स है वो आगे की बात होगी। नॉन विस्कस फ्लूइड, जब उसका फ्लूइड फ्रिक्शन कितना माना जाए, 0। फ्लूइड्स के बारे में और भी खास बातें होती है कि फ्लूइड्स की डेफिनेशन में एक और चीज की, फ्लूइड्स जो होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं वो शियरिंग स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते। शियरिंग स्ट्रेस, आपको पता है शियरिंग स्ट्रेस का मतलब, जब हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इलास्टिसिटी में, कि जब किसी सॉलिड के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा, लेकिन अगर वही शियरिंग स्ट्रेस को हम किसी लिक्विड सरफेस पे या फ्लूइड सरफेस पे लगाएं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, वो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। तो फ्लूइड्स के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि फ्लूइड्स की डेफिनेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्लूइड्स शियरिंग स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते हैं, उनमें जैसे शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है या टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो उनमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता चला जाता है। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब जो नॉन विस्कस फ्लूइड है, जो फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करते। दूसरा इनकम्प्रेसिबल, मतलब उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहनी चाहिए, सेम। फ्लूइड्स की डेफिनेशन में आप एक और चीज इंक्लूड कर सकते हो कि फ्लूइड्स आर दोस व्हिच कैन नॉट बियर द शियरिंग स्ट्रेस, जो शियरिंग स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते। ये चीजें भी आप इंक्लूड करना, इंफॉर्मेटिव चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्लूइड्स के बारे में और छोटी छोटी चीजें कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन वो डिफॉर्मेशन गैसेस से कम होता है और सॉलिड्स से ज्यादा होता है। क्लियर, अगर मान लो कि मैंने यूं बोलूं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई की, तो सबसे कम डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में, उससे ज्यादा लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा गैसेस में। तो गैसेस में तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, फ्लूइड्स में भी डिफॉर्मेशन होगा, तो शियरिंग स्ट्रेस वो बियर नहीं कर पाते। क्लियर, वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली बढ़ता है, जबकि सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन एक लिमिट तक बढ़ता है, फिर उसके बाद वो रुक सकता है। क्लियर बात, चलिए। तो अब तक हमने प्रेशर की बात की, प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात की। अब एक दो सवाल हम फ्लूइड से रिलेटेड और कर लेते हैं कि मान लो आपको दिया हुआ इक्वेशन कि एक कंटेनर में इस तरीके से कोई ट्यूब में कोई लिक्विड्स भरे हुए हैं, 2 लिक्विड। क्लियर, अब ये 2 लिक्विड्स भरे हुए हैं और इन 2 लिक्विड्स में अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ पाबंदी लगा रखी, ठीक है, ये पाबंदी लगा रखी, और ध्यान से सुनना इस सवाल को। दिस इज लिक्विड 1 और मान लो कि इसकी डेंसिटी हमने लिखी 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मान लो कि सेम लेवल तक ये लिक्विड नंबर 2, यहाँ पर ये लिक्विड लेवल इस जगह तक है h, और यहाँ पर भी लिक्विड लेवल इस जगह तक है h, और ये इसकी जो डेंसिटी है, ये ρ1 एंड ρ2 वो है 2 kg पर मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम बीच में इनको एक बाउंड्री से सेपरेट किया हुआ है, और ये दोनों these two are immiscible liquids, immiscible लिक्विड्स, मतलब दोनों मिक्स नहीं होंगे, सेपरेट ही रहेंगे। क्लियर, इसको करने के बाद अब सवाल यह है कि जब हम
इस बाउंड्री को ओपन करें एज दिस blockage, this boundary is opened. Then what about the new heights of liquid columns? लिक्विड कॉलम्स की जो लिक्विड कॉलम है उसकी नई हाइट के बारे में क्या होगा? सवाल को ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे एक बाउंड्री कर रखी है दोनों को सेपरेट करने के लिए इस तरीके से, क्लियर, ताकि दोनों लिक्विड एक दूसरे की तरफ नहीं जा सके। इधर h हाइट तक और इधर भी h हाइट तक। इस तरीके के सेटअप में दो अलग अलग डेंसिटी के, एक की डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब, एक की डेंसिटी 2 kg पर मीटर क्यूब के लिक्विड्स भरे हुए हैं। और आपसे बोला गया कि जब इस बाउंड्री को ओपन किया जाएगा तो बाउंड्री ओपन करने के बाद लिक्विड्स की नई हाइट के बारे में बताइए। ध्यान से देखो सवाल को, सवाल फिर हम करते हैं ऐसे। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि आपने इस बाउंड्री को ओपन किया, इस बाउंड्री को क्या किया? ओपन। अब इस बाउंड्री को जब आपने ओपन किया तो अभी अगर आप देखोगे तो इस जगह का और इस जगह का प्रेशर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग है, हाइट सेम है। तो आप जब इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? P0 प्लस ρ1 g h, और इस जगह की P0 प्लस ρ2 g h। h सेम है, g सेम है, P0 सेम है, ρ1 ρ2 सेम बताना है, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक इसका लेवल एक ऐसे लेवल पर ना आ जाए कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो इनके लेवल क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इनके लेवल्स डिफर कर जाएंगे ताकि इन दोनों का प्रेशर क्या हो जाए? सेम। तो सपोज ऐसा करने के लिए मान लो, मैं इसका नया डायग्राम बनाता हूं। ऐसा करने के लिए मान लो कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड सपोज x ऊपर किसका, तो ये लिक्विड x नीचे आया होगा। लिक्विड यदि x ऊपर किसका होगा तो ये लिक्विड x नीचे आया होगा। तो अगर ये लिक्विड x नीचे आया होगा तो आप क्या करोगे? इधर तो हाइट हो गई l प्लस x और इधर क्या हो गई l माइनस x। तो जब आप यहाँ का इक्वेशन लिखोगे तो कितना लिखोगे? P0 प्लस रो जी h प्लस x बराबर P0 ρ1 P0 प्लस ρ2 g h माइनस x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? तो ये x ऊपर खिसक गया और x नीचे आ गया। तो अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो 1 into 10 g मतलब 10 h प्लस x बराबर ρ2 मतलब 2 into 10 h माइनस x। 10 से 10 कट गया तो h प्लस x बराबर कितना गया? 2h माइनस 2x। इसको इधर ले आओ तो 2h उधर रहेगा तो h बराबर 2x प्लस x कितना गया? 3x। तो x बराबर कितना? h/3। इसका मतलब राइट वाला लिक्विड जो हल्का लिक्विड है वो x बराबर h/3 ऊपर चढ़ गया और ये h/3 नीचे आ गया। तो नया कॉलम जब आप बनाओगे तो ये जो हल्का वाला लिक्विड था उसका लेवल तो बढ़ जाएगा और भारी वाले का लेवल कम हो जाएगा ताकि बॉटम पर प्रेशर दोनों पर क्या हो जाए? क्लियर? चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट सवाल, अगर 2 की जगह हम 3 लिक्विड ले लें,
3 की जगह 4 लिक्विड ले लें तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा कि पहले इक्विलिब्रियम आएगा, लेवल्स चेंज होंगे, लेवल्स चेंज होने के बाद आप बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू क्या कर दो, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। ऐसे कई सवाल आपको अपनी नोट्स वगैरह में या कहीं भी और शीट्स वगैरह में मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सवाल सोल्व ऐसे ही किए जाते हैं। अगली अगर अपन देखें तो अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेस्ड है किस चीज पर, वो बेस्ड है आपके शेप ऑफ द लिक्विड। जैसे एक कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। एक कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर को ओमेगा से क्या किया गया, रोटेट। समझे? इन अ कंटेनर a liquid of density rho is filled and the container is rotated with an angular velocity omega. Then what will be the shape of the liquid? What will be the shape of the liquid? ठीक है, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब भी कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है। तो ये शेप, ये लिक्विड का जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। इस तरीके का, क्लियर? इस तरीके का। अब जब ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा शेप हो जाएगा। तो ये शेप कैसा है, इस शेप, ये शेप किस तरीके का है, कोई सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो ये किस तरीके का शेप बनता है उस शेप के बारे में एक इक्वेशन से पता चल पाएगा कि ये शेप है कैसा। अब ऐसा दिखाने के लिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 0 लूं, अब ध्यान से सुनना इस बात को। हमने क्या किया है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ था जिसकी डेंसिटी रो है, उसको, उस कंटेनर को ओमेगा से क्या किया, रोटेट करवाया। जब रोटेट करवाया तो इसने कुछ इस तरीके का शेप ले लिया। हम इस शेप की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं कि ये शेप किस तरीके का होगा। तो सपोज मान लो कि अच्छा इस कंटेनर की रेडियस कितनी मालूम है, r। ये कंटेनर आप समझ पा रहे हो ना किस तरीके का है, ये कंटेनर कुछ इस तरीके का है, यूं ये यहाँ से सेंटर से पास हुई तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, r। ये 3D डायग्राम से इनको 2D में एनालाइज करना होगा आप लोगों का। इसका बॉटम भी सर्कुलर है, इसमें भरा हुआ है लिक्विड। तो जब आप इसे रोटेट करोगे तो शेप कुछ इस तरीके का। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करूं तो पॉइंट एक सर्किल में घूम रहा होगा। अच्छा अगर मैं इसे 0 0 बोलूं तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लें एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x, और यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना हुआ, y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, y। ठीक है, हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया जो पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर किसी सर्किल में रोटेट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट अगर इसको 0 0 मानूं तो यहाँ से ये y ऊपर और x आगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, y। अब जब आप इसे कंटेनर फ्रेम से देखोगे, किस फ्रेम से, कंटेनर फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंटेनर फ्रेम से देखोगे तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। याद है सर्कुलर मोशन में जब हम सर्किल पे बैठ जाते हैं तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ तो क्या लगता है, सेंट्रीपिटल, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। और इस पॉइंट, इस सर्किल में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। जिस इस वाले सर्किल का क्या होगा, रेडियस x। अच्छा यहाँ पे पॉइंट लेते तो उसका कुछ अलग होता, यहाँ पे पॉइंट लेते तो उसका कुछ अलग होता, यहाँ पे पॉइंट लेते तो उसका कुछ अलग होगा। तो हर एक पॉइंट की जो रेडियस है सर्कुलर की वो क्या है, अलग अलग, लेकिन इसकी पर्टिकुलर की क्या ले ली हमने, x। अब हमें इसे एनालाइज करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से समझना होगा। इस
पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियस तो कितनी है एक्स, कितने से घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स एम जी नीचे, मतलब जी नीचे, नेट एक्सेलरेशन दिस वन, दिस इज ए नेट। और आपको पता है कि ये पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए, क्यों, क्योंकि हमेशा जो आपकी जो सरफेस होती है लिक्विड की वो नेट एक्सेलरेशन, इसमें नेट एक्सेलरेशन की क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा इस पर्टिकुलर जगह पर। क्लियर। अब मान लो कि यहां से दिस एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ यदि ये थीटा एंगल है तो एंगल भी कितना होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और कितना हो गया थीटा। जब आप इसे थीटा लिखोगे तो इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, व्हाट इज दिस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दिस इज g। तो यहां से tan थीटा क्या लिखो tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। आप नोट करो यहां तक। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अपने पास tan थीटा बराबर कितना है, tan थीटा बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। तो tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज बेसिकली स्लोप। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं dy बाय dx बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। ध्यान से समझना आप इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को। dy by dx बराबर ओमेगा स्क्वायर x by g। अगेन हम क्या लिख सकते हैं dy बराबर ओमेगा स्क्वायर x by g into dx। अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट g कांस्टेंट x का x स्क्वायर by 2, तो कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर by g प्लस हमेशा क्या आता है कांस्टेंट। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन y बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय g प्लस c, y बराबर x स्क्वायर किसकी इक्वेशन है पैराबोला। तो पहली बात तो ये एक पैराबोलिक शेप ले लेगा। कौन सा शेप ले लेगा पैराबोलिक। अगर किसी कंटेनर में किसी फ्लूइड को भरकर उसे ओमेगा से रोटेट करवाया जाए तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम्स पैराबोलिक, पैराबोलिक टाइप के शेप हो जाएगा। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। आप यहां पे देखो दिस इज 0,0 और अगर सपोज मैं पॉइंट, अच्छा मिनिमम पॉइंट कहां पे कंसीडर कर सकता था इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस किसको रेक्टिफाई कर, किसको रिफ्लेक्ट कर रही है y मिनिमम। This distance is y minimum and maximum से maximum इस जगह ही तो ले सकता था पॉइंट, तो ये y maximum, ये इधर से ले लो तो ये भी क्या होगा y maximum। समझ रहे हो बात को, मिनिमम पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस y मिनिमम और ये डिस्टेंस y मैक्सिमम और इनके बीच में ही तो हमने डिस्टेंस ली थी कितनी y। तो अगर मैं इस पॉइंट का, ये पॉइंट कंसीडर करता तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा x तो 0, तो ये x तो 0 है ही ना, और y बराबर y मिनिमम और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी x में r, तो इसका r, y मैक्सिमम। समझ रहे हो। तो हम अगर c में अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई। तो अगर ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x बराबर 0 रखा जाए तो y बराबर c आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 0 पर y बराबर क्या है y मिनिमम। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 0, y मिनिमम रखूं तो 0, y मिनिमम अगर इसमें रखा जाए
इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y की जगह y मिनिमम, x की जगह 0, तो ये आगे वाला पार्ट 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, y मिनिमम। तो ये इक्वेशन आपके पास अल्टीमेटली क्या होगी, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जी प्लस वाई मिनिमम। नोट करो यहां तक। अगेन सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, यदि हम उसी इक्वेशन में क्या क्या रखें, r कॉमा y मैक्सिमम, तो x की जगह क्या रखोगे r और y की जगह y मैक्सिमम, तो y की जगह क्या रखो y मैक्स, तो y मैक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर x की जगह r स्क्वायर बाई, यहाँ पे 2g भी तो था, हाँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस c की जगह y मिनिमम। इंटीग्रेशन किया था तब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 ही था ना, प्रीवियस स्टेप्स में देख लेना आप लोग, हो सकता है हम भूल गए हो। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस y मिनिमम, ये y मैक्सिमम जब हमने इससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो y मैक्स माइनस y मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, y maximum minus y minimum is equals to omega square r square by 2g। ठीक है, देखो अब ध्यान से पॉज करके आराम से देख लेना इसे। अगेन मैं वापस इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं, और रीड्रॉ करने के बाद हम इसे देखेंगे कि जब ये शेप कुछ ऐसा हो गया, क्लियर, मान लो ओरिजिनल लेवल यहां पे था, दिस इज ओरिजिनल लेवल, तो घुमाने के बाद इसने ऐसा शेप ले लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस y मिनिमम, ये डिस्टेंस y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। ये कौन सा लेवल था, ओरिजिनल लेवल ऑफ लिक्विड। जब घुमाया नहीं था तब ये वाला लेवल था, और घुमाने के बाद शेप ऐसा हो गया, तो मैक्सिमम ये तो यहां तक गया और मिनिमम यहां तक गया, तो y ये तो y मिनिमम हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या रखा था, 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे, 0,y मिनिमम, और इसके कितने आए थे, इसका और इसका सेम आएगा, कितना आएगा, r, y मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस बचेगी, तो ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर बची, y मैक्स माइनस y मिनिमम। बड़े अब हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो मैं आगे की बात कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो तो वो भी रख सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो डेरिवेशन अपने, वो प्रोसेस अपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अगर ये ओरिजिनल लेवल था तो इससे ये इतना तो ऊपर गया, और इस लेवल से इतना कहां गया, नीचे, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से, तो ये ओरिजिनल लेवल से जितना ऊपर जाता है उतना ही कहां आता है, नीचे। हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है ही, और आप एक और बात ध्यान रखना कि ओरिजिनल लेवल से जितना नीचे जाएगा उतना ही कहां जाएगा, ऊपर। तो ये जितनी डिस्टेंस से होगी उतनी डिस्टेंस ही होगी, और टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये ओरिजिनल लेवल, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी थी, y max माइनस y मिनिमम, और ओरिजिनल लेवल से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे रहता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस
y max माइनस y मिनिमम डिवाइड बाई 2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी y max माइनस y मिनिमम बाई 2, और ये दोनों ही वैल्यूज क्योंकि y max माइनस y मिनिमम बराबर कितना था ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, तो y max माइनस y मिनिमम डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 4g, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी इस लेवल से ऊपर कितना बताओ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, और ये वाला भी कितना रहेगा उतना ही ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, ये वाला ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, नोट करो इसे। ध्यान रखना ये ओरिजिनल लेवल था जब घूम नहीं रहा था, घुमाने के बाद ही शेप ऐसा हुआ था। दिस इज ओरिजिनल लेवल ऑफ द लिक्विड बिफोर रोटेटिंग। बता लिया। तो जब किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को भरा जाता है और उसे ओमेगा से रोटेट किया जाता है तो वो पैराबोलिक शेप ले लेता है, और ओरिजिनल लेवल से जितना ऊपर जाता है उतना ही कहाँ आता है नीचे, और वैल्यू कितनी आती है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, और ओरिजिनल लेवल से नीचे भी कितना ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g। अब जैसे एक एग्जांपल लेके अपन इसे समझें कि सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर में h हाइट तक h लेंथ है, उस कंटेनर की कितनी लेंथ है h, और h/3 तक क्या भरा हुआ है लिक्विड। अ कंटेनर ऑफ लेंथ h, जिसका एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका लेंथ कितना है h, और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कितने तक भरा हुआ है h/3 तक। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द ओमेगा, व्हाट शुड बी द ओमेगा such that the bottom of the container is exposed. What should be the omega such that the bottom of the container is exposed? इसका मतलब हुआ कि इसको कितने ओमेगा से रोटेट करवाया जाए, कितने ओमेगा से क्या करवाया जाए रोटेट, कि इसका जो बॉटम है वो एक्सपोज हो जाए, मतलब दिखने लग जाए। जस्ट एक्सपोज्ड इज जस्ट एक्सपोज्ड। व्हाट शुड बी द ओमेगा सच दैट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज जस्ट एक्सपोज्ड। जस्ट एक्सपोज्ड का मतलब है कि देखो आपने इसे घुमाना शुरू की, घुमाना शुरू करोगे तो ये इस तरीके का शेप लेना शुरू करेगा, और घुमाओगे और बड़ा पैराबोला, और बड़ा और बड़ा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये यहाँ पे आके टच करेगा, और इस जगह पे जैसे ही आएगा तो ये वो कंडीशन है, उस ओमेगा की कंडीशन है जब बॉटम दिखना शुरू हो जाएगा। उस ओमेगा से हल्का सा भी ज्यादा हुआ और आपको बॉटम दिखना शुरू हुआ, तो हमें इस कंडीशन के लिए ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात। तो हमें जो ओमेगा कैलकुलेट करना था वो क्या करना है, हमें इस सिचुएशन को ओमेगा कैलकुलेट करना है। मैं इसी सॉल्व को रीड्रॉ करता हूं ऐसे, हमें इस सिचुएशन को कैलकुलेट करना। क्लियर। अब ओरिजिनल लेवल यहां पे था ना h/3 था। अब अगर आपके सवाल का जवाब आपको आंसर पता हो या आपको रिजल्ट्स पता हो तो कैसे बेनिफिशियल होते हैं। देखो हमें बताया कि ओरिजिनल लेवल था और इससे जितना नीचे जाता है उतना ऊपर जाता है, जितना नीचे जाता है उतना कहां जाता है ऊपर। ठीक, तो जितना नीचे जाता है उतना ऊपर जाता है। तो जब आप इसे देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऐसा इस तरीके का पैराबोला बना। तो जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पे ये h/3 है, तो सर ये h/3 में इस वाली सिचुएशन में ये इस ओरिजिनल लेवल से h/3 तक अगर ये यहाँ से नीचे आ गया
तो इसको ये देखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कितना नीचे होता है ये लेंथ, कितनी कैलकुलेट करी थी अपन, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g। तो ये वैल्यू है, तो इस लेवल से ये इतना नीचे आ जाए, मतलब इतना नीचे आ जाए, और नीचे कितना था h/3, तो h/3 के बराबर कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g मस्ट बी इक्वल टू क्या, h/3। ये ओरिजिनल लेवल से जब इतना नीचे इसका ये वाला पार्ट आ जाएगा इस पैराबोला का, तो वो h/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4gh/3 आर स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, √4gh/3 r स्क्वायर। This is the answer of this question.